Hello student, welcome to the New Star Academy. This is your online platform and I am your science teacher. आज हम पढ़ते हैं 8th क्लास स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर सेकंड वीडियो और टॉपिक का नाम है हमारे लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स में हमने लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, माइक्रोब्स कैसे होते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। उसके साथ साथ हमने देखे थे कुछ रिकॉल के क्वेश्चंस। अब हम पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री। इसमें जो साइंटिस्ट जिन्होंने इस कंसेप्ट को इन्वॉल्व करने में या इस लेसन में जो हम टर्म्स पढ़ेंगे उन टर्म्स को इंडिकेट किया है, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्ल लिनियस की कहानी। कार्ल लिनियस इन 1735 इन्होंने लिविंग वर्ल्ड को दो भागों में डिवाइड किया। दैट मीन्स द लिविंग वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू किंगडम्स, दैट इज एनिमेलिया एंड प्लांटी। अब एनिमेलिया एंड प्लांटी को हम वेजिटेबिलिटी भी कहते हैं या वेजिटेबिलिया भी कहा जाता है। इन सब में अर्थ एक ही है कि प्लांट की स्टडी, और एनिमेलिया यानी एनिमल्स की स्टडी। तो यहां जो है हम एनिमल्स और प्लांट को दो भागों में विभक्त किया है। कार्ल लिनियस ने इन्होंने कहा कि प्लांट्स जो है यह फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे आर ऑटोट्रॉप्स। इनमें सेल वॉल पाया जाता है जिसके कारण ये जो है ग्रीन पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और इसी के साथ साथ जो है ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसीलिए इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। जबकि एनिमेलिया यानी एनिमल्स मोस्टली जो है वह कंज्यूमर होते हैं। डिपेंडिंग टू द लोअर वन, वह छोटे सजीवों के ऊपर निर्भर होते हैं। बड़े सजीव छोटे सजीवों के ऊपर, छोटे सजीव उनसे छोटे सजीवों के ऊपर। इस तरह से वह प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर या क्वाटरनरी कंज्यूमर के फॉर्म में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए समझने की कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट को कंज्यूम करेगा यदि कोई इंसेक्ट या फ्रॉग, तो फ्रॉग या इंसेक्ट कैसे हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद फ्रॉग को ईटिंग करेगा या फीडिंग करेगा या उसे खाएगा कौन, नेक्स्ट जो हायर कंज्यूमर है। फॉर एग्जांपल लाइक स्नेक, तो स्नेक जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद हम क्या देखेंगे, स्नेक को कौन खाता है, तो फॉर एग्जांपल लाइक एज काइट, चील, या जो ईगल है, ये जो मोस्टली फीडिंग करेंगे या ईटिंग करेंगे, तो इस तरह से ये टर्सरी कंज्यूमर हो गए। और जब टर्सरी कंज्यूमर को इन केस कोई क्वाटरनरी कंज्यूमर भी पाए जाते हैं, वो अगर ईटिंग कर लेता है, तो हायर कंज्यूमर जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो लोअर कंज्यूमर को फीड अप करते हैं। इसी तरह से हम यहां देखते हैं कि एक सजीव जो है यानी हायर लिविंग बीइंग्स, यह लोअर लिविंग बीइंग पे डिपेंड होता है। ये हो गए एनिमल्स। मुख्यतः हमने क्या देखा, कार्ल लिनियस ने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दो किंगडम में डिवाइड होते हैं। कौन से, प्लांट्स एंड एनिमल्स, या वेजिटेबिलिया एंड प्लांटी। ओके, सेकंड स्टेप चलते हैं। हमने देखा है हैकेल की कहानी। तो कार्ल हैकेल कहते हैं इन 1866 इन्होंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिविंग वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री किंगडम्स। तीन किंगडम में डिवाइड किया गया, और तीन किंगडम कौन से, तो प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। Protista means what? Protozoan like animals. They are very microscopic. They are unicellular and some rare in multicellular. But in the case of Protista में definite न्यूक्लियस पाया जाता है कुछ सजीवों में। यानी हम देखते हैं कि प्रोटिस्टा दे आर टू बी अ डेफिनेट न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर अरेंजमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक अमीबा। हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे यूग्लिना, लेशमेनिया, पैरामेशियम, ये सारे के सारे कहां आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। और ये प्रोटिस्टा जो है हम इसके बारे में पहले किंगडम की बात करते हैं। ठीक उसी तरह से इन्होंने क्या कहा, दूसरा किंगडम कौन सा होना चाहिए,
प्लांटी, प्लांट्स, बिकॉज ऑफ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए प्लांट जो है वो सेकंड किंगडम, और थर्ड किंगडम क्या कहा, एनिमल्स। तो इस तरह से उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया, यानी इन द लिविंग वर्ल्ड 3 kingdoms are present according to Haeckel in 1866. Now एडवर्ड चेटन की बात करते हैं। एडवर्ड चेटन ने क्या कहा 1925 में, इन्होंने कहा कि लिविंग वर्ल्ड जो है या लिविंग ऑर्गेनिज्म यह 2 तरह के होते हैं। देखिए 2 तरह का अर्थ ये है कि कुछ सजीव जो है यह कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक और कुछ यूकैरियोटिक। Pro means what? The primitive living animals, those animals are ancient in the past, and therefore they are unicellular. They are a arrangement of simple in their body arrangement, and therefore they are indefinite nucleus and nuclear arrangement. Therefore they are known as prokaryotic. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी ऐसे सजीव जिनमें की न्यूक्लियस या न्यूक्लियर अरेंजमेंट वह प्रॉपर नहीं था, वह इंडेफिनिट अरेंजमेंट में था, और इस कारणवश हम ऐसे सजीवों को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट कहते हैं। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अब यूकैरियोट यानी कौन, वो सजीव जिनमें डेफिनेट न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर अरेंजमेंट पाया जाता हो, यानी क्या होगा, एक डेफिनेट सेल होगी, सेल के अंदर में सेंटर ऑफ न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस जो है वह किससे बना होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना होगा, न्यूक्लियर पोर्स होंगे, न्यूक्लियर वॉल होगा, इनसाइड में न्यूक्लियर अरेंजमेंट के साथ साथ जो है सेंटर में जो कॉइल्ड फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा, दैट इज डीएनए का फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा, उसी के साथ साथ न्यूक्लियोलस पाया जाएगा। ये सारा प्रॉपर अरेंजमेंट न्यूक्लियस के इनसाइड में होता है, यानी न्यूक्लियस डेफिनेटली पाया जाता है। तो ऐसे सजीवों को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक एज प्लांट, एनिमल्स एज वेल एज कुछ प्रोटोजोअन्स, इन्हें भी देख लिया जाए तो ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। इसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं, कुछ डेफिनेट फंजाई, तो फंजाई भी जो है वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ सजीव जो है वह डेफिनेटली न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर अरेंजमेंट पाए जाने के कारण उन्हें हम यूकैरियोट कहते हैं। ओके, इन 1938 कोपलैंड डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 4 किंगडम। लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने किंगडम में, 4 किंगडम में डिवाइड किया। अब 4 किंगडम कौन कौन से, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो यहां क्या देखते हैं हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 किंगडम। पहला किंगडम कौन सा, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी एंड चौथा एनिमेलिया। मोनेरा मींस व्हाट, तो दोज लिविंग एनिमल्स व्हिच इज टू बी वेरी माइक्रोस्कोपिक, दे आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ऐसे सजीव जो है सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक, लेस देन 1 micron in their diameter, therefore we say as a microorganism, and that microorganism is mostly bacteria and cyanobacteria। इन बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में रखा जाता है। दूसरा किंगडम देखते हैं हम, दूसरा कहा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में हमने क्या देखा था कि ऐसे सजीव जिनमें कि वो माइक्रोस्कोपिक भी होंगे और यूकैरियोटिक होंगे, यानी जिनमें डेफिनेट न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर अरेंजमेंट पाया जाएगा, जबकि मोनेरा में न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर अरेंजमेंट नहीं पाया जाता, फॉल्स न्यूक्लियस होता है, इसीलिए हम उन्हें जो है तो प्रोकैरियोटिक कहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में डेफिनेट अरेंजमेंट पाया जाएगा, डेफिनेट न्यूक्लियस पाया जाएगा, और इस कारणवश हम यहां देखते हैं प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और यूकैरियोटिक होने के साथ साथ कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। अब इनमें हमने एग्जांपल्स देखे थे, इनमें कहा था हमने कि अमीबा हो गया, लेशमनिया हो गया, या यूग्लिना हुआ, या और अन्य जो है, तो ये सारे के सारे जो है प्रोटिस्टा में आते हैं। इसके बाद एनिमेलिया एंड प्लांटी। ओके, देन हमने क्या देखा है कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कोपलैंड ने 1938 में दिया था, उसके बाद में 1920 से लेके 1980 तक के जो R.H. विटेकर की कहानी है, या R.H. विटेकर ने जो थीसिस लिखे हैं, उसके
थीसिस के अनुसार या उनके जो है कंसेप्ट के अनुसार उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है उस क्लासिफिकेशन के आधार पर उन्होंने कहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, यानी लिविंग वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम। 5 किंगडम कौन से, तो हम यहां देखते हैं मुख्यतः 5 किंगडम कौन कौन सा होने चाहिए। 5 किंगडम में पहला किंगडम जो है किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया या एनिमल्स, इन्हें प्लांट्स इस तरह से लिखते हैं। तो हमने क्या देखा है, आर्य व्हिटेकर ने क्या कहा कि संसार में पाए जाने वाले सजीव जो है वह मुख्यतः 5 किंगडम में विभक्त होता है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पाया गया, यानी इस संसार में अब तक पाए जाने वाले सजीव मुख्यतः 5 किंगडम में विभक्त होते हैं, और वो 5 किंगडम जो है प्रोटेस्टा, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया है। बायोडायवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, सजीवों को मुख्यतः यदि हम रेंडम स्टेट में रख ले तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हम उन्हें कैसे क्लासिफाई करें। इसी कारणवश हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, यानी हम अगर उसे प्रॉपर वे में अरेंजमेंट के आधार पे नहीं रखें तो हम उन्हें डिफाइन नहीं कर सकते या उन्हें रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इसीलिए मुख्यतः सजीवों को एक विशिष्ट गुणधर्मों के आधार पर या डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर उन्हें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रखा जाता है या पर्टिकुलर क्लास से लेके एक डिवीजन में रखा जाता है। इसी को हम कहते हैं कि पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन की आवश्यकता या नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोडायवर्सिटी यानी क्या, सबसे पहले हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहां कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स एंड एनिमल्स भी हो सकते हैं। इस तरह से बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म या इसी को हम लिविंग लाइफ भी कहते हैं। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधताएं, चेंजेस। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स becomes different in our surrounding. Those living organisms which is to be various in variety, shape, structure and their functions, their activities, they are all systems also, and therefore they are to be known as a biodiversity living organism. अब हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में ढेर सारे सजीव पाए जाते हैं। अब प्लांट देखते हैं, एनिमल देखते हैं, एनिमल में वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखते हैं। आप देखते हैं कि आप अपने सराउंडिंग में कुछ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म या वेरी स्मॉल साइज ऑफ एनिमल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक एन एंट, उससे बड़े कुछ ग्रासहोफर या उससे बड़े कुछ बिगेस्ट जैसे स्कॉर्पियन या रैट, उससे आगे स्नेक्स, उससे आगे यदि हम देखें तो और भी अन्य सजीव जैसे डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स अप टू द हायर लिविंग बीइंग्स और हायर एनिमल्स
लाइक एज एलिफेंट्स एंड क्रोकोडाइल्स वगैरह। ये सारे के सारी चीजें देख रहे हैं, सारे के सारे सजीव देख रहे हैं, एनिमल देख रहे हैं। ये सारे एनिमल्स एक जैसे बिल्कुल नहीं है, साइज में भी बड़े हैं या आकार में भिन्न है, उसी के साथ साथ जो है उनमें वैरायटी ऑफ चेंजेस भी है। उनके स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड रेगुलेटरी एक्टिविटीज या मैकेनिज्म डिफरेंट है। इस आधार पर हम सजीवों को भिन्न भिन्न देखते हैं। हमने प्लांट एनिमल में देखा, अब हम प्लांट में भी बात कर सकते हैं। तो प्लांट में भी आप वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखते हैं। आपने देखा है कि कुछ प्लांट्स जो है वेरी स्मॉल साइज होते हैं, दे आर नोन एज अ हर्ब्स, दे आर यूज्ड for or daily purpose or eating purpose, and then some कुछ प्लांट्स जो है वो कॉइली होते हैं और उस कॉइली होने के कारण जो है वो क्लाइंबर्स होते हैं, यानी वी से एज अ सर्ब्स, उन्हें हम सर्ब्स कहते हैं, झाड़ियां कहते हैं। और कुछ प्लांट जो है दे आर वेरी स्ट्रेंथ, दे आर वेरी स्ट्रॉन्गर एंड देयरफॉर देयर स्टेम एंड ब्रांचेस आर ब्रॉड एंड देयरफॉर दे आर स्ट्रॉन्गर देयर वी से एज अ ट्री। तो वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग दे आर आल्सो ऑब्जर्व। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन है हमारे सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकते हैं या वायरसेस हो सकते हैं या और कई फंजाई हो सकते हैं। वेराइटीज में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये सारे के सारे सजीव हमारे वैरायटी में सराउंडिंग में पाए जाते हैं। तो दिस living organisms having a different characteristic, they are parasitic, they are autotrophic, they are heterotrophic, they are saprophytic, or they may become a consumer and decomposer also. So those living organisms which having a different in their shape, structure, arrangement, functions and other activities, therefore their such differences is known as in our general language biodiversity. इसे हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अलग अलग सजीवों में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन डिफरेंट, हाउ दे कैन पॉसिबल टू डिवाइड। अब इन्हें अगर हम एक ही समूह में रख दे तो क्या इन्हें हम विभक्त कर सकते हैं, इन्हें डिवाइड कर सकते हैं? जी नहीं। इसीलिए उन्हें डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें सजीव को क्लासिफाई करना आवश्यक होता है। चलिए अब क्लासिफिकेशन की कुछ स्टेज को देख लेते हैं। तो आपने क्या देखा है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या? द डिफरेंसेस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ हाउ दे कैन डिवाइड एंड क्लासिफाई, why they can need to classify, because of there is a different in their characteristics, therefore their arrangement and their particular characteristic they can be separated and then classified. Okay, now the living organism in the world। अब चलते हैं अर्थ सरफेस के थोड़े से बेसिक कंसेप्ट की तरफ। देखिए, जब हमने कहा कि कोई अर्थ सरफेस जनरेट हुई तो अर्थ सरफेस का जनरेशन यानी इवोल्यूशन की स्टोरी को देख लेते हैं। इवोल्यूशन में क्या हुआ होगा? इवोल्यूशन का मतलब उत्पत्ति। अब अर्थ सरफेस की उसी के साथ साथ या अर्थ की या और प्लैनेट्स की, अदर प्लैनेट्स की बात करें या हम हमारे गैलेक्सी की बात करें तो इसका भी जनरेशन जो हुआ होगा वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुआ होगा। बिल्कुल डेफिनेटली हुआ है। ठीक उसी तरह से ह्यूमन बीइंग भी जो है वो इवोल्यूट हुए होंगे एंशिएंट टाइम में। तो हाउ दे कैन बिकम्स इवोल्यूटेड और लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकम्स दे वेयर जनरेटेड, हाउ दे वेयर जनरेटेड, कैसे जनरेटेड हुए थे वे, ये सारी की सारी चीजें हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इवोल्यूशन का कुछ स्टेप यहाँ कंसेप्ट के रूप में ऑब्जर्वेशन कर लें। चलिए, हमने क्या देखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ सरफेस। तो सबसे पहले अर्थ सरफेस की बात कर लें। 4.6 बिलियन ईयर एगो इस समय यूनिवर्स का निर्माण हुआ। इस समय यूनिवर्स का निर्माण हुआ। हमारी
अर्थ सरफेस का 3.6 बिलियन ईयर एगो में निर्माण हुआ था। तो हमने क्या देखा है कि 3.6 बिलियन ईयर एगो के समय जो है हमारी जो अर्थ सरफेस जनरेट हुई थी उस समय फर्स्ट लिविंग लाइफ एग्जिस्टेड हुई 3.6 बिलियन ईयर एगो एंड दिस फर्स्ट लाइफ इज अ प्रोटोबायोट। ये कैसी थी? प्रोटोबायोट। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, बायोट मीन्स लिविंग बीइंग्स। तो ये प्राइमरी लिविंग बीइंग्स थे। अब ये प्राइमरी लिविंग बीइंग्स यानी कैसे होंगे? तो ये प्रिमिटिव लाइफ होगी। इसी को हम जो है आगे चल के तो मोनेरा कहते हैं। तो जनरली हम प्रोटोबायोट को बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं या हम उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हम क्या देखते हैं कि ये जो लिविंग लाइफ है वो कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ते गई। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या? ये यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर होते गए। ये प्रोकैरियोट्स से कुछ यूकैरियोट में कन्वर्शन होते गए। वातावरण के अनुरूप ये इकोलॉजिकल चेंजेस के कारण या एनवायरमेंटल कंडीशंस के अफेक्ट के कारण यानी जियोग्राफिकल एरिया, स्पेस, फूड्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक के कारण जो है या एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण ये चेंजेस होते गए और चेंजेस होते होते ये प्रिमिटिव लाइफ जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट हुई। यानी प्रोकैरियोटिक लिविंग बीइंग्स सम चेंजेस इनटू यूकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक वेरी कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में यानी हमारे अर्थ सरफेस पर। फिर नेक्स्ट जनरेशन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ता गया वैसे वैसे डिफरेंशिएशन भी देखे गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा है? लिविंग लाइफ जो है वह कैसे तैयार हुई होगी? तो 4.6 बिलियन ईयर एगो में यूनिवर्स का निर्माण हुआ। और ये कब हुआ है? ये क्यों हुआ है? बिग बैंग थ्योरी के कारण हुआ है। बिग बैंग थ्योरी के कारण। अब बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि एक सोलर बॉडी जो है, एक बिगेस्ट बॉडी जो है वो ब्रेकअप हो जाती है, वो ब्लास्ट हो जाती है, एंड देन दे बिकम्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड दैट स्मॉलर पार्टिकल्स they are interacting, they are rotating surrounding the area। वो अपने आजू बाजू में जो है वो घूमते हैं या वो बड़े पार्टिकल के आजू बाजू में घूमते हैं, वो रोटेट करते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या एक पर्टिकुलर फोर्स के कारण। तो इस कंडीशंस में हमारी अर्थ सरफेस भी इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर वेरियस इन देयर टाइप, स्ट्रक्चर, shape, functions and arrangement. Now they becomes various in their food adaptations, geographical area region and food ingestions as well as defense mechanism। इन सभी में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती है और इसी कारणवश हम देखते हैं कि very differences in their two or more than two species they can be classified on their particular characteristic। उनके निश्चित गुणधर्मों के आधार पर उन्हें क्लासिफाई करना होता है, इसीलिए उन्हें अरेंजमेंट पर्टिकुलर कैरेक्टर के आधार पर उन्हें सेपरेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस यानी 2011 में लगभग हमने अराउंड 87 million species of living organism are found in the on the earth surface। हमने अपने अर्थ सरफेस पर लगभग जो है 87 मिलियन स्पेसीज और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे हैं, जो कि हमारे
2011 में हमने जो सेंसस में शताब्दी में जो कैलकुलेशन किया है, इस समय तक अभी तक जो सजीव है वो हमारे सराउंडिंग में इतने 87 मिलियन पाए गए हैं। इसी के साथ साथ जो है दे मे बी अ लैंड, एयर, सराउंडिंग सॉइल, इनसाइड द वाटर, दे आर प्रेजेंट। ये कहां कहां पाए जाते हैं? तो ये सभी के सभी जो सजीव है वो या तो जमीन के अंदर, जमीन पर, कुछ एयर में, कुछ जो है तो सी या मराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में, इस तरह से वैरायटी ऑफ द स्पीशीज दे आर फाउंड। ये सभी जगह पे इस सभी प्रकार से पाया जाता है। इसी के साथ साथ सच अ वास्ट नंबर ऑफ these species, a vast number of the living organism, it was essential to divide them into groups. इन्हें जो है आवश्यक है कि इन्हें डिवाइड किया जाए, and then they are so the group and subgroups were created. इसी के साथ साथ जो है ग्रुप्स और इन्हें सब ग्रुप में उन्हें डिवाइड किया गया या उन्हें क्लासिफाइड किया गया। किस आधार पर? On the basis of their similar and dissimilar characteristic of the living organism, उनके समान और असमान गुणधर्मों के या लक्षणों के आधार पर, कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर उन्हें डिवाइडेड किया गया। इन सभी को जिन्हें कि हम उनके निश्चित कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर उन्हें क्लासिफाइड कर रहे हैं, उन्हें डिवाइड कर रहे हैं, इन सभी को द प्रोसेस ऑफ डिवीजन और डिवाइडिंग ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सबग्रुप्स is called as a biological classification. इन्हें क्या कहते हैं? हम biological classification करते हैं। यानी those living organisms which having a different characteristic or similar characteristic, they becomes a different in their sizes, shape, structure, functions among them, and they are to be separated. They are becomes similar or dissimilar. They get divided, and such a division we say as a biological classification. इन्हें क्या कहते हैं? सजीव का वर्गीकरण कहा जाता है। Now the living organism can be classified into a 5 kingdom according to R.H. Whitaker. R.H. Whitaker ने क्या कहा? 5 kingdom classification in the living world is on the in the living world हमारे अर्थ सरफेस पर 5 किंगडम पाए जाते हैं, जो कि मुख्यतः जो है वे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया होते हैं। इसी आधार पर हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन करते हैं। इसे R.H. विटेकर ने उनके लिविंग ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर उन्हें क्लासिफाइड किया। तो हाउ दे कैन बिकम्स डेफिनेट देयर कैरेक्टरिस्टिक आर क्राइटेरियाज ऑन द बेसिस ऑफ दे आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। उन्हें 5 किंगडम में क्यों विभक्त किया गया, डिवाइड किया गया? क्योंकि उनके कुछ विशेष लक्षण होंगे, और कौन से लक्षण हैं, उन्हें क्लासिफाइड कैसे किया जाता है, उन्हें R.H. विटेकर ने इस तरह से कम एक्सप्लेन किया था। R.H. विटेकर एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया के आधार पर कंसिडर किया या डिवाइड किया। तो R.H. विटेकर के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, क्राइटेरिया मीन्स कैरेक्टरिस्टिक, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर R.H. विटेकर ने डिवाइड किया। तो पहला क्राइटेरिया कौन सा होना चाहिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर और सेलुलर स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे होने चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले कैसे होंगे? तो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ सरफेस पर प्रिमिटिव लाइफ होगी वह कैसे होगी? प्रोकैरियोटिक होगी। तो प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस व्हाट? दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच हैविंग अ नो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर अरेंजमेंट। हमने क्या कहा? ऐसे सजीव जो कि अर्थ सरफेस पर माइक्रोस्कोपिक होने के साथ साथ सिंपल लाइफ होंगे, सिंपल अरेंजमेंट होंगे, उनमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियर अरेंजमेंट पर्टिकुलर नहीं होगा, या ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस या न्यूक्लियर अरेंजमेंट वो कैसा होगा? फॉल्स होगा। इस कारणवश सिंपल टाइप की सेल होगी, और यही सिंपल टाइप की सेल के आधार पर हम यहाँ देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, दोज आर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब है कि दे आर दिस species where
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। हमने क्या लिखा है? प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स व्हाट? फॉल्स, एंशिएंट। कई बुक में इसे फॉल्स लिखा हुआ होता है। क्या फॉल्स है? डेफिनेट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर अरेंजमेंट। न्यूक्लियर अरेंजमेंट मीन्स व्हाट? न्यूक्लियर वॉल, न्यूक्लियर कोर्स, न्यूक्लियर अदर कंपोनेंट्स या न्यूक्लियोप्लाज्म इत्यादि। ये सारी चीजें नहीं होगी या इंडेफिनिट होगी। इस कारण हम उन्हें जो है प्रोकैरियोट कहते हैं। तो कैरियन मीन्स व्हाट? न्यूक्लियस। क्या नहीं है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, या न्यूक्लियस जो है ये फॉल्स है या एंशिएंट है। ऐसे सजीवों को हम प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोट में कौन आते हैं? कहा हमने बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। यू मीन्स व्हाट? डेफिनेट। कैरियन मीन्स या कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो दोज आर डेफिनेट न्यूक्लियस। एग्जाम्पल कौन से आएंगे? फंजाई, देन प्रोटिस्टा, देन प्लांट्स, उसके बाद एनिमल्स। ठीक है सर, यूकैरियोटिक है। ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी सेल का स्ट्रक्चर, सेल कैसा होना चाहिए? प्रिमिटिव में क्या पाया जाएगा? प्रिमिटिव सेल जो होगा वो सेल इंडेफिनिट अरेंजमेंट में होगा। यानी सपोज ये सेल है, सेल में इनसाइड में न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर कंपोनेंट है, वो किस तरह से? इस तरह से है। तो ये डेफिनेटली न्यूक्लियर अरेंजमेंट या न्यूक्लियर कवर्स नहीं दिखाई दे रहे, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी ये सेल के साइटोप्लाज्म में ही डीएनए फ्यूज फॉर्म में दिखाई देता है, और इस कारणवश इसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो जनरली जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियोइड फॉर्म में। क्या होगा? न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होगा। ठीक उसी तरह से हम यूकैरियोटिक की बात कर लें तो डेफिनेट सेल साइटोप्लाज्म होगा। ये सेल का साइटोप्लाज्म है, और इसी के साथ साथ सेंटर में न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के ऊपर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये जो एरिया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनसाइड में डीएनए, कॉइल फोल्डेड डीएनए होगा, और डीएनए के साथ साथ जो है न्यूक्लियोलस होगा। तो इस तरह से ये पाया गया है न्यूक्लियस, और ये है साइटोप्लाज्म। जबकि यहां न्यूक्लियस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म एरिया है। इस तरह से सेल जो है प्रिमिटिव सेल इस तरह से प्रोकैरियोटिक था। कॉम्प्लेक्सिटी के अनुरूप या उसके अरेंजमेंट में होने वाले बदलाव के अनुरूप कुछ प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म या कुछ सजीव जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी में becomes converted into eukaryotic form में, and eukaryote becomes converted into complex eukaryotic form में। इस तरह से सेल्स बढ़ते गए या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते गई। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट देखते हैं। complexity of organisms। जैसे जैसे सजीवों में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाए, यदि कोई सिंगल सेल है, सिंगल सेल हो तो इसे हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा है? यूनिसेल्युलर है। बट मोर देन टू सेल, तो इसे क्या कहते हैं हम? मल्टी सेलुलर। इसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब आपने देखा होगा कि सेल जो है यह दो सेल्स या दो से अधिक सेल यदि ऑन द बेसिस ऑफ सेम फंक्शन, यदि इनके फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है एंड ओरिजिन सेम है, तो दे फॉर्म टिश्यू। ये क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। और नंबर ऑफ टिश्यूज इन सेम फंक्शन, यदि ये समान फंक्शन करते हैं तो दे फॉर्म आर्गन। ये क्या बनाएंगे? आर्गन बनाएंगे। यदि हम आर्गन देखें तो एक या एक से अधिक आर्गन हो तो आर्गन की सिस्टम होगी। इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, यानी सजीव कैसे दिखाई दिए? यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर से दे आर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर, मतलब उनमें सेल्स पाई गई। सेल्स के बाद में सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स टिश्यू में कन्वर्ट हो गए, तो टिश्यूज पाई गई, टिश्यू से आर्गन पाए गए, आर्गन से आर्गन सिस्टम पाई गई। और इस तरह से आर्गन सिस्टम पाए जाने के कारण कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ते जाती है, यानी नंबर ऑफ सेल्स और भी इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएंगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हायर एंड हायर होते जाते हैं। इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म दे बिकम्स अ लार्जर एंड मोर लार्जर इन देयर कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ थर्ड पॉइंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने देखा होगा कि जैसे हमने उदाहरण कहा प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी क्या करेंगे? अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक उसी तरह से यदि हमने कहा कि प्लांट्स की बजाय बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया कैसे होंगे? बैक्टीरिया जो है ये मुख्यतः पैरासिटिक होंगे। कैसे होना चाहिए? पैरासिटिक, परिजीवी है, दूसरों के ऊपर निर्भर है। They are present in air, water and ground surface or land surface inside the host body also, and therefore they are endo or ectoparasitic. चलिए, हमने कहा साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया अक्सर जो होते हैं, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये भी कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। Most of these are photosynthetic. ये भी अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा तैयार कर लेते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। अगर हमने कहा कि कोई वायरस, चलिए हम इंपॉर्टेंट बात पढ़ाते हैं, बताना चाहते हैं वायरस। तो वायरस ऑलरेडी नॉन लिविंग होते हैं। इनसाइड द होस्ट बॉडी दे आर लाइव इन कंडीशन। Causes pathogenicity. ये पैथोजेनिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, यानी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक उसी तरह से हम प्लांट्स की बात कर लें या अन्य एनिमल्स की बात कर लें। हमने एनिमल्स में क्या देखा है? एनिमल्स में हमने देखा है कि एनिमल्स कैसे होते हैं? कंज्यूमर होते हैं। एनिमल्स कंज्यूमर होते हैं। तो इस तरह से हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखें तो अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक उसी तरह से हम फंजाई की बात कर लेते हैं। अक्सर जो है फंजाई डीकंपोजर होते हैं, यानी
जो भी पार्टिकल, जो भी फूड पार्टिकल्स होगा वो उसे कैसे लेंगे, डेथ होने के बाद किसी प्लांट या एनिमल या अन्य बॉडी की। तो प्लांट एनिमल्स अगर डेथ हो जाते हैं तो आफ्टर डेथ डीके, डिकम्पोजिशन, डिग्रेडेशन होगा और उस डिग्रेडेशन से ये डिकम्पोज करेंगे, इन्हें डिकम्पोजर कहा जाता है। तो इस तरह से वो डीके एंड डेड body of the plant or animals, they becomes decomposing and therefore they are becomes saprophytic, saprophytic कहलाते हैं यदि ये प्लांट बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। तो ठीक उसी तरह से हम यदि अदर एनिमल की बात कर ले तो सभी एनिमल्स जो है मुख्यतः इसी तरह से कंज्यूमर होते हैं। वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वार्टरनरी कंज्यूमर हो सकते हैं। लाइफस्टाइल, अब आपने देखा होगा कि लाइफस्टाइल अलग अलग होती है। प्लांट्स की लाइफस्टाइल कैसी है, प्रोड्यूसर है। एनिमल्स की लाइफस्टाइल कैसी है, कंज्यूमर है। फंजाई कैसे हैं, डिकम्पोजर हैं। यानी हम देखते हैं कि कुछ सजीव जो है तो प्रोड्यूसर, कुछ कंज्यूमर, कुछ डिकम्पोजर और कुछ पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि कुछ वायरसेस को ले लिया जाए तो वायरसेस नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जैसे वो होस्ट बॉडी, चाहे वो प्लांट को इन्फेक्ट करें, चाहे वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें, चाहे वो एनिमल्स को इन्फेक्ट करें, वो कैसे हो जाएंगे, लाइव फॉर्म में आ जाते हैं। तो कुछ नॉन लिविंग एजेंट भी जो है वो लिविंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन्हीं को हम वायरसेस में देखते हैं। लेकिन अन्य जो है, जैसे हम अदर की बात कर ले तो अदर में डिफरेंशिएशंस देखे जाते हैं। चलिए आगे की स्टेप देख लेते हैं। तो लाइफस्टाइल में हमने क्या देखा है, लाइफस्टाइल में हमने देखा है कि प्लांट्स प्रोड्यूसर है, एनिमल्स कंज्यूमर है और फंजाई डिकम्पोजर है। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। तो हमने फोर्थ पॉइंट में क्या देखा है, प्लांट्स कैसे है, कहां प्रोड्यूसर है, क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमल्स कैसे हैं, कंज्यूमर। कैसा हो सकता है कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी भी हो सकते हैं। देन फंजाई की बात क्या कहा हमने, फंजाई कैसे हो सकते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। और वायरसेस कैसे होते हैं कहा हमने, ये पैरासिटिक होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं। इनसाइड द होस्ट लिविंग फॉर्म। लास्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ लास्ट पॉइंट, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या बताना चाहती है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बताना चाहती है कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर living organisms are differences. प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में और यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर में कन्वर्शन पाए गए। और इसी आधार पर हम जो है तो 5 कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, क्राइटेरिया के आधार पर, अकॉर्डिंग टू आर.एच. व्हिटकर इन 1920 टू 1980 तक, इनके इस कंसेप्ट के आधार पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं।
अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक या स्पेसिफिक किंगडम्स से स्टार्ट करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अंटिल देन बाय बाय।